चैप्टर नंबर 5 हमारा फंजाई और एलजी के नाम से कोर्स कंटेंट में शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं हम फंजाई के बारे में। तो फंजाई किसे कहते हैं? फंजाई आर द नॉन क्लोरोफाइलस। नॉन क्लोरोफाइलस और क्लोरोफाइलस की टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाई थी कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कर सकता है। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कर सकता है तो इट मीन्स कि वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। यानी हर वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है वो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, या हम उन्हें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन कह रहे हैं। सो फंजाई आर द नॉन क्लोरोफाइल्स। इट्स मीन कि फंजाई की बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, और अगर इसकी बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो इट मीन्स कि ये फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म नहीं कर सकता। और अगर ये फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म नहीं कर सकता तो इट्स मीन फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। यही बात आपको मुख्तलिफ अंदाज से पूछी जा सकती है कि फंजाई ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है या हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, तो डेफिनेटली आपका आंसर होना चाहिए कि फंजाई आर द हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि कैन फंजाई अंडरगोज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। दे हैव सिनोसाइटिक बॉडी, organisms which have both positive and negative effect on the living organisms। ये बात हमने बैक्टीरिया में भी देखी थी कि बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में कुछ इस तरह के मौजूद होते हैं जो कि यूजफुल भी हैं, और कुछ बैक्टीरिया हमारे और सराउंडिंग में इस तरह के हैं जो कि नेगेटिव भी हैं। हमने एग्जाम्पल्स में देखा था कि कुछ बैक्टीरिया फ़ायदेमंद है, और हमने देखा कि वो बैक्टीरिया कहाँ फ़ायदेमंद है, वो मेडिसिन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया को हम सॉइल फर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया से हम न्यूट्रिशंस के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध से दही बनाना, चीज़ तैयार करना। ये तमाम प्रोसेसेस में बैक्टीरिया हमारा यूज़फुल होता है। बात करते हैं बैक्टीरिया के हार्मफुल एस्पेक्ट्स कहाँ पर हैं। तो बैक्टीरिया हार्मफुल हमारे लिए हो सकता है, डिजीज कॉज करता है। इसी तरह से ये क्रॉप को जो है वो डिजीजेस कॉज करता है। इसी तरह से बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे खानों को ख़राब कर देता है। तो ये तमाम बातें पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स में आती हैं। तो सिमिलरली फंजाई भी हमारी सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में इस तरह से है कि कुछ जगहों पे फंजाई के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं, या कुछ फंजाई की स्पीसीज हमारे ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉजिटिव है, और कुछ स्पीसीज हमारे ऑर्गेनिजम्स के लिए यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट रखती हैं। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई कि फंजाई के खुसूसियात क्या हैं। सबसे पहली बात, दे मे बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। याद रखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, हमने जब डिवीजन की थी तो हमने ये बात की थी कि न्यूक्लियस की प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से ऑर्गेनिज्म दो तरह का हो सकता है, और वो दो तरह का ऑर्गेनिज्म था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो ऑर्गेनिज्म की तीन कैटेगरीज बनती हैं। सबसे पहले ए न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ जिसकी बॉडी में कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ए न्यूक्लिएटेड है। फिर हम बात करते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स की। तो यूनी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में महज एक सेल पाया जाता है, और उस सेल में एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है। जैसे हम देखें तो अमीबा वो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद है।
इसी तरह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मल्टी न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस। अब ये एक से ज्यादा न्यूक्लियस की एग्जांपल एक तो हमारे नजर आ रही है सामने, फंजाई। इसी तरह से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बॉडी को देखें, तो ह्यूमन बॉडी का ये स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइंड है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में तीनों तरह की कैटेगरीज शामिल होती हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग हो और लिविंग में भी ह्यूमन बॉडी की हम बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में ऐसे भी सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो एमसीक्यूज के तौर पे इस पॉइंट को याद रखेंगे, द ओनली cell which has no nucleus present inside our body are the RBCs। अली हाशिम कुछ कहना चाह रहे हैं? ऑलराइट, तो वो सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, या वो सेल हमारी बॉडी में जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, the only cells are the RBCs। Red blood corpuscles are the only cells present inside the human body having no nucleus inside them। इसी तरह से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम ह्यूमन बॉडी ही की बात करें और ये बात करें कि यूनिन्यूक्लियस सेल्स कौन से हैं, तो हमारे मल्टीपल सेल्स जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। मतलब हमारे न्यूरॉन सेल्स, हमारे नेफ्रॉन के सेल्स, इसी तरह से एल्व्यूलाई के सेल्स, ये तमाम वो सेल्स हैं जो कि सिंगल न्यूक्लियस कंटेन करते हैं। इसके बाद वो सेल जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो वो सेल हमारी बॉडी में WBCs में पाए जाते हैं। तो WBCs are the exceptional type of the cells which has one or multiple than one cells inside them। हम बात कर रहे थे फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स की। हमने बात की है कि दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब फंजाई की बॉडी के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। एंड इफ एन ऑर्गेनिज्म कंटेन द न्यूक्लियस मोर देन वन, then the body is called sinucytic। Furthermore, the cell wall is made up of cellulose। यानी कि फंजाई की बॉडी में जो सेल वॉल मौजूद है which is made up of cellulose। याद रखेंगे each and every word which has os as a suffix, यानी हर वो लफ्ज जिसके आखिर में ओज सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट इज अ फैमिली ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, उनमें कार्बोहाइड्रेट एक है। ये बात हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में भी पढ़ी थी कि बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हैं, और ये चार मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 फैट्स एंड लिपिड्स, एंड नंबर 4 आर द मिनरल्स। यानी कि ये चार वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो जिंदगी के लिए बेहद अहम है। हम जो भी खाना खा रहे हैं, हम जो भी डाइट अपनी इस्तेमाल करते हैं, उस डाइट में ये चारों चीज़ें 100% मौजूद होती हैं। हम अगर कोई जूस या ड्रिंक्स पी रहे हैं तो इट्स मीन हम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अगर पल्सेस राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल जैसे बहुत ज़्यादा है, तो ये मीट क्या है? दीज आर द बेसिक न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्रोटीन्स। इसी तरह से फैट्स और लिपिड्स, हम घी का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट अबाउट फैट और लिपिड्स। इसी तरह से हम पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने डेली रूटीन में, हम सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द मिनरल्स। तो अगर किसी वर्ड का सफिक्स ओस होता है तो हम ये कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है। लाइक फ्यू एग्जांपल्स आर द नंबर 1 सेलुलोज, इसी तरह से ग्लूकोज, इसी तरह से फ्रक्टोज, इसी तरह से गैलेक्टोज, इसी तरह से माल्टोज।
all of the examples are the carbohydrates. So repeating our lecture कि फंजाई की पहली बात क्या है, फंजाई की बॉडी में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हैं, एंड इफ द ऑर्गेनिज्म हैज मल्टीपल न्यूक्लियस or if organism has nucleus more than one, then the body is called cenocytic body. Second point, the cell wall is made up of cellulose. सेलुलोज से बना हुआ होती है इसकी सेल वॉल. फिर हमने पहले थर्ड पॉइंट जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि फंजाई आर द नॉन क्लोरोफाइलस, यानी इनकी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होता, और अगर इनकी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है तो इट मीन कि ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं. The mean of reproduction in their body is sexual as well as asexual reproduction, यानी कि इनकी बॉडी में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती हैं. ये दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होंगे ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. फिलहाल के लिए इतना कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जब इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होती है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं. दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वो पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि हम फंजाई को ना तो कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं प्लांट की, और ना ही हम फंजाई को एनिमल की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं. अब वो क्या वजूहत है जिसकी वजह से हम फंजाई को कहते हैं कि ये ना प्लांट में शामिल है ना एनिमल्स में शामिल है. तो बात करते हैं कि फंजाई की बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद नहीं है. अगर फंजाई की बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो इट्स मीन कि ये एनिमल है. अगर फंजाई की बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद होता तो हम ये कह सकते थे कि फंजाई जो है वो प्लांट बॉडी में शामिल है. इसी तरह से इसके पास जो फीचर प्लांट लाइक इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये रिप्रोडक्शन का मोड जो है वो एसेक्सुअल रखता है, यानी इसकी बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से हम ये क्लासिफाई नहीं कर सकते कि फंजाई को हम प्लांट ग्रुप में रखें या एनिमल ग्रुप में रखें. न्यूट्रिशन की 3 टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Which 3 types are number 1 symbiotic, number 2 saprophytic and number 3 parasitic. ये बात हम बैक्टीरिया में भी पढ़ चुके थे कि बैक्टीरिया की जब हम न्यूट्रिशन पढ़ी तो हमने कहा कि बैक्टीरिया अंडरगोज द मैकेनिज्म ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया 2 तरह की न्यूट्रिशन में जा सकता था, या तो फोटोसिंथेटिक करेगा या कीमोसिंथेटिक करेगा. इसी तरह से जब हम हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ आते हैं तो बैक्टीरिया 3 तरह की न्यूट्रिशन कर सकता है, सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक. इसी तरह से फंजाई के अंदर भी ये तीनों टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो मौजूद हैं, यानी फंजाई सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, फंजाई सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, फंजाई पैरासाइटिक भी हो सकते हैं. हम डेफिनेशन को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि अगर हम कह रहे हैं फंजाई सिम्बायोटिक है तो इसका मतलब ये है कि फंजाई किसी दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर एक कॉलोनी बनाएगा, और ये कॉलोनी इस तरह से बनाई जाएगी कि दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के लिए फायदेमंद होंगे. फंजाई सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो खाना हासिल करेगा उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो चुकी होगी. जैसे हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं किसी एनिमल की डेथ हो गई, किसी प्लांट की डेथ हो गई, तो ये एनिमल की डेथ के बाद, प्लांट की डेथ के बाद वो जो प्लांट के फॉसिल्स हैं, जो एनिमल के फॉसिल्स हैं, ये बाक़ियात जो पाई जाती हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनको किस तरह से खत्म किया जाएगा, उन्हें ये फंजाई सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के तहत खत्म कर देते हैं. फंजाई पैरासाइटिक भी होते हैं, यानी फंजाई जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करते हैं और उन्हें डिजीज कॉज कर सकते हैं. तो ये तमाम बातें फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल होती हैं. मैं रिपीट कर देता हूँ, फंजाई की बॉडी में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होने की बिना पर हम ये कह रहे हैं कि फंजाई की बॉडी सीनोसाइटिक है. फिर हम बात करते हैं कि फंजाई की बॉडी का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई है. इसी तरह से फंजाई जो है वो नॉन क्लोरोफाइलस है. फंजाई जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कर सकते हैं. फंजाई को हम क्लासिफाई नहीं कर सकते कि आया ये प्लांट है या एनिमल है. इसी तरह से अगर मैं बात करूं वायरस की, यहाँ पे थोड़ा सा लिंक बना लेते हैं कि वायरस कैन नेवर बी क्लासिफाइड इनटू लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग में क्लासिफाई नहीं कर सकते, जबकि फंजाई को हम प्लांट एनिमल में क्लासिफाई नहीं कर सकते. इसी तरह से इनकी जो न्यूट्रिशन पाई जाती है वो न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक तीनों तरह की हो सकती है.
नाउ द टाइप्स ऑफ फंजाई विच आर इंक्लूडेड अवर कोर्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास फंजाई की एक टाइप है दैट इज एगैरिकस, और इसका कॉमन नेम जो है ये मशरूम है। और मशरूम से आपको डेफिनेटली आइडिया हो गया होगा कि ये जो फंजाई है ये यूजफुल फंजाई हैं। इन्हें हम अपने खानों में न्यूट्रिशंस में हासिल इस्तेमाल करते हैं। सो मशरूम इज अ काइंड ऑफ अ फंजाई विच इज यूज्ड एज अ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए हम जो है वो इस फंजाई को इस्तेमाल करते हैं। हम अपने खानों में लज्जतें पैदा करने के लिए भी मशरूम्स का इस्तेमाल करते हैं। और एग्जाम्पल इसकी जो है वो एगैरिकस कैम्पेस्ट्रीज है, यानी वो फंजाई जो हम अपनी डाइट में यानी कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज फंजाई कॉल्ड एज द एगैरिकस कैम्पेस्ट्रीज। नाउ पेनिसिलियम, हमने बात की थी कि वो फंजाई या वो ऑर्गेनिज्म जिससे सबसे पहले हमने पहली एंटीबायोटिक तैयार की, दैट वाज द पेनिसिलियम। पेनिसिलियम फंजाई की वो स्पीसी है विच वाज फर्स्ट यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। याद रखेंगे, सबसे पहले डिस्कवर की जाने वाली एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। यानी पेनिसिलिन इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। ये एमसीक्यूज में आपसे बेतहाशा बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज द फर्स्ट एवर इंट्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक। तो आंसर इज डेफिनेटली पेनिसिलिन, एंड दिस पेनिसिलिन बिलोंग टू अ क्लास ऑफ द फंजाई। यानी हमने इस पेनिसिलिन को कहाँ से हासिल किया? हमने इस पेनिसिलिन को जो है वो पेनिसिलियम से हासिल किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगैरिकस कैम्पेस्ट्रीज जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, इसी तरह से पेनिसिलियम को जो हम स्टडी कर रहे हैं, बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर इम्पोर्टेंट और यूजफुल फॉर अस। अब फंजाई यूज कहाँ कहाँ हो रहा है? हमने अभी बात की कि फंजाई मे बी यूज्ड एज अ टेस्ट और फ्लेवर्स इन द डिशेस लाइक मशरूम। हम मशरूम को इस्तेमाल करते हैं फ्लेवर्स के तौर पे, टेस्ट के लिए, ताकि हम डिशेस में जो है वो जायका पैदा कर सकें। तो इसके लिए फंजाई को हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह से फंजाई से हम मेडिसिन भी बनाते हैं, और वो मेडिसिन क्या होती हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो तैयार की जाती है, और इन एंटीबायोटिक मेडिसिन के जरिए हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को बीमारियों से महफूज कर सकते हैं, और अगर कोई डिजीज हो भी जाए हमारी बॉडी में, तो हम उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस, फर्मेंटेशन का प्रोसेस हमने बार बार पढ़ा है कि वो प्रोसेस जो कि एनएरोबिक कंडीशंस में होता है, यानी उन कंडीशंस में जहां पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, या वो रिएक्शंस जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम एनएरोबिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और इन एनएरोबिक केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फंजाई, इसी तरह से ईस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो ऑल दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस which do not require oxygen and undergoes the mechanism in the presence of any catalyst, or the catalyst may be living organism. So those type of chemical reactions are called fermentation chemical reactions। और ये फर्मेंटेशन केमिकल रिएक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं इथेनॉल बनाने के लिए, जिसे इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसी तरह से ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने के लिए भी हम इन फंजाई का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो कि ये क्वेश्चन आपसे कितनी बार जो है वो पूछा गया है। 2019, 2016, 15, 14, 13, 10, 8 और 2006 में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। Now what are the harmful aspects of fungi? यानी कि फंजाई हमारे लिए कहाँ पर जो है वो फायदेमंद नहीं है, या किस तरह से ये फंजाई हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ मुसलसल जो है ये मीटिंग ज्वाइन करते हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, फिर जो है वो क्लास जो है वो छोड़कर स्किप करके जा रहे हैं। अगर ये हरकत दोबारा होगी तो इन्हें जो है वो दोबारा अलाउ नहीं किया जाएगा।
ओके तो फंजाई जो है हमारे लिए हार्मफुल किस तरह से हो सकते हैं। हमने बात की कि फंजाई में कोज द डिजीजेस टू एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, यानी कि प्लांट्स में भी ये डिजीज पहुंच सकते हैं, क्रॉप्स में ये डिजीज रस्ट एंड स्मट कहलाती है। इसी तरह से एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है ये रिंग वॉर्म की जो डिजीज है ये कॉज करते हैं। तो इस तरह से फंजाई जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, यानी कि नुकसानदेह है। स्पॉयलेज कॉज करते हैं, यानी कि खानों को खराब कर सकते हैं, किताबों को जो है ये कॉटन को जो है वुड्स को जो है वो खराब कर देते हैं, और इसी खराबी की वजह से फंजाई को हम हार्मफुल एस्पेक्ट्स में शामिल करते हैं। अब ये स्पॉयलेज ऑफ बुक जो है कॉटन या वुड्स जो है वो, इसे आसान से अल्फाज में हम दीमक कहते हैं। कि कुछ आपने देखा होगा कि कॉटन्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर, वुड्स के ऊपर जो है ये दीमक जो है लग जाती है, और उन चीज़ों को जो है ये मुसलसल खराब करती रहती है। इसी तरह से हम फूड स्पॉयलेज भी देखते हैं कि फंजाई की एक स्पेशल टाइप है जो कि ये डिजीज भी कॉज करने के साथ साथ फूड स्पॉयलेज, यानी कि खानों को भी खराब करते हैं। खाने किस तरह से खराब होते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि ब्रेड है उस पर जो है वो फफूंदी लग जाती है। तो दीज आर द हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ द फंजाई। Now our next topic is the algae, and we are about to discuss the general characteristics of algae. तो एलजी के बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात कि एलजी मे बी यूनी और मल्टी सेलुलर, यानी एलजी ऐसा भी हो सकता है कि उसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सेल मौजूद हो, और कुछ एलजी की ऐसी भी स्पीसीज मौजूद हैं जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल मौजूद होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि एलजी मे बी यूनिसेलुलर, यानी एलजी की बॉडी में एक सेल भी हो सकता है या एलजी की बॉडी में एक से ज़्यादा सेल भी हो सकते हैं। ऑन कॉन्ट्रास्ट टू द फंजाई, एलजी आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अभी डिटेल में बात की है कि अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की बुनियाद पर कैटेगरी बनाई गई है, तो इट्स मीन व्हाट कि इसके बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद है। और अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद होता है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो इट्स मीन कि वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहा है। इसी तरह से फंजाई की बॉडी में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, अब अगर इसकी बॉडी में क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो हम ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म नॉन क्लोरोफाइलस है। एलजी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इनकी बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। इसी तरह से दे मोस्टली अकर इन वाटर, ज़्यादातर एलजी जो है वो हमें पानी में मिलते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम सी साइड की तरफ जाएं या रॉक्स की तरफ जाते हैं, अगर हम माउंटेनियस एरियाज में जाते हैं या वो एरियाज जहाँ पे पानी का गुजर बसर होता है, जैसे हम पॉन्ड्स देखते हैं, इसी तरह से लेक्स हैं, इसी तरह से रिवर्स हैं, तो यहाँ पर आपको एलजी की बहुत सी टाइप्स जो है वो मिलेंगी। और ये एलजी भी फंजाई की तरह, बैक्टीरिया की तरह हमारी बॉडी के लिए या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ नुकसानदेह भी हो सकते हैं। So algae are categorized into the basis of the anatomy. एनाटॉमी की बुनियाद पे हम एलजी को क्लासिफाई करते हैं।